मॉर्निंग स्टूडेंट, अपन ने किस किस चीज़ का अध्ययन कर लिया है पता है? अधिगम हमने पूरा पढ़ लिया है और अपन ने शिक्षण का सैटरडे को अपने शिक्षण और शिक्षण का अर्थ ये अपन पढ़ चुके थे और अब अपन शिक्षण की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शिक्षण की विशेषताएं कौन कौन सी होती है और शिक्षण क्या है तो तुमने समझ ही लिया है। तो शिक्षण की विशेषता है अपन पढ़ेंगे। तो ये शिक्षण योकम तथा सिम्पसन ने अपनी पुस्तक मॉडर्न एंड टेक्निक ऑफ टीचिंग में किया है। अतः शिक्षण की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो पहली है किसने कहा है? योकम एवं सिम्पसन ने अपनी पुस्तक मॉडर्न एंड टेक्निक ऑफ टीचिंग इस पुस्तक में हमने अपना अध्ययन इसमें विशेषताएं प्रमुख बताई है। ये योकम एंड सिम्पसन ने अपनी पुस्तक मॉडर्न एंड टेक्निक एंड टीचिंग, तो इसमें उन्होंने प्रमुख विशेषता बताई है। तो कौन कौन सी विशेषताएं बताई है तो अपन देख लेते हैं। पहली है वांछनीय सूचनाएं देना। तो मतलब कैसे उत्तम शिक्षण की कैसे विशेषता हो सकती है? वांछनीय सूचनाएं देना। तो उसमें यह है कि अपन ने आगे कई समय से अपन पढ़ते आ रहे हैं सभ्यता के विकास के साथ साथ उनके मानव ज्ञान भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो मतलब कैसे मानव का ज्ञान बढ़ता जा रहा है? तो वांछनीय सूचना मतलब कैसे सभ्यता के जैसे अपन आगे बढ़ते आए हैं, पुराने समय में क्या था, नए में क्या है। तो सूचनाएं मतलब बच्चे को शिक्षक के द्वारा सारी जितनी भी गतिविधियां जितनी सूचनाएं सारी बच्चे को देनी चाहिए। इसके साथ साथ क्या है कि मतलब जो बच्चे को क्या होगा, बच्चे जैसे कि कुछ भी प्रयास करता है, त्रुटि करता है या फिर कुछ सीखना चाहता है तो उसका क्या होना चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए। बच्चा गलती कर रहा है तो उसको सुधारना चाहिए। तो ज्ञान के भंडार के संबंध में बालकों को सर्वस्व रूप से आवश्यक सूचनाएं देनी चाहिए। मतलब उसके काम की जो भी सूचनाएं हैं, वो जो भी करना चाहता है तो ये सारी सूचनाएं बालक को देनी चाहिए। यही उत्तम शिक्षण की विशेषता है। तो क्या हो गया? एक वांछनीय सूचनाएं देना। दूसरा है शिक्षण सिखाना। शिक्षण सिखाना कैसे है? तो अच्छा शिक्षण, शिक्षण का तात्पर्य क्या था? पथ प्रदर्शन। तो अच्छा शिक्षण वही है जो बालक को सीखने के लिए उचित मार्ग दिखाए। मतलब क्या है शिक्षण का तात्पर्य? पथ प्रदर्शन। मतलब बालक को उचित मार्ग बताना। शिक्षण सिखाना मतलब ये है उचित मार्ग का बताना कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, इसलिए बच्चों को उचित मार्ग दिखाएं। शिक्षक को चाहिए कि बालक की रुचि, क्षमता, योग्यता और आवश्यकताओं का पता लगाकर उन्हीं के अनुसार मार्गदर्शन करें। जैसे कि मारिया मोंटेसरी ने कहा था, कौन सी विधि थी? किंडर गार्डन विधि दी थी कि बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाए। तो वो भी शिक्षण सिखाना था। और मतलब ये था शिक्षण सिखाना मतलब बच्चों की क्षमता, योग्यता, सारी चीज का उसको पता लगाना और उसको सही शिक्षण देना। किस आधार पर दोगे? प्रदर्शन करना और बालक की योग्यताओं और क्षमताओं का पता लगाकर उचित मार्गदर्शन करना। ही क्या है? शिक्षण। तो इसी प्रकार से एक अध्यापक को चाहिए कि बच्चे की वो पूरी चीज का पता करे कि बच्चे की क्षमता कितनी है, वो कितनी योग्यता रख सकता है, वो कितना सीख सकता है। ये सारी चीज पता लगा के बच्चों को उसके लिए जो उचित
है वो शिक्षण सिखाया जाए। तो ये हो गया आपकी दूसरी विशेषता। अब है आपकी तीसरी विशेषता। तीसरी क्या है? चुने हुए तथ्यों का ज्ञान। चुने हुए तथ्यों का ज्ञान। चुने हुए तथ्य कौन कौन से हो सकते हैं? बच्चे के लिए क्या उचित है, क्या उचित नहीं है, कौन सी चीज उसको पढ़ानी है, कौन सी नहीं पढ़ानी है, ये सारी चीजों का पता लगाना। क्योंकि पृथ्वी अगर अब बच्चा पृथ्वी पर आया तो उसी समय से वह प्रकृति के से संपर्क में आ जाएगा। संपर्क में आ जाएगा तो क्या करेगा? वो दिन पर दिन संघर्ष करता रहेगा। और संघर्ष क्यों करेगा? क्योंकि उसको ज्ञान प्राप्त करना है। तो शिक्षण द्वारा बालक को चुने हुए शैक्षिक लाभ बताने चाहिए कि मतलब उसको चुने हुए तथ्य मतलब ये है कि मतलब उसके लिए प्रकृति में बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे प्रकृति के माध्यम प्रकृति में आता है। प्रकृति मतलब आसपास के वातावरण सब चीज में आता है। तो सारी चीज में आता है तो उसको क्या चीज सीखनी है, क्या नहीं सीखनी है। तो शिक्षक को ये सारी चीज जो तथ्य उसके लिए काम करेंगे, जो जरूरी बातें हैं, जरूरी चीजें हैं, उसके लिए कौन सी चीज उसके लिए महत्वपूर्ण है, वो सारी चीजों को चुनकर शिक्षक के द्वारा विद्यार्थी को बताई जाए। तो ये हो गई तीसरी विशेषता। तो पहली हो गई वांछनीय, दूसरी शिक्षण, तीसरी हो गई चुने हुए तथ्यों का ज्ञान। इसी प्रकार से है चौथा है सहानुभूति। सहानुभूति कैसे होगी? सहानुभूति का मतलब क्या होता है ये बताओ? मतलब सहानुभूति पूर्ण शिक्षण या फिर सहानुभूति पूर्ण व्यवहार। मतलब शिक्षक की व्यवहार कर लो इसमें, चाहे कुछ भी कर सकते हो आप, इस पॉइंट में लिख सकते हो सहानुभूति के साथ। मतलब एक शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, शिक्षक को क्या आवश्यक है, मतलब शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? मित्रतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए शिक्षक का, जिससे बालक अच्छे से सीख सके। मतलब बच्चे का ये होना चाहिए, बच्चे को मतलब अगर कोई गलती कर देता है, सहानुभूति व्यवहार का मतलब क्या होगा? जैसे कि बच्चे ने कोई गलती कर दी तो उसको एक जल्लाद की तरह नहीं दंड दे दो, उसकी पिटाई कर दो, ये कर दो, नहीं। एक शिक्षक को ये चाहिए कि बालक को अगर वो गलती करता है तो उसको प्यार से समझाकर और विश्वास में लेकर उसकी गलतियों को उसको समझाया जाए कि तुमने ये गलती करी है, ये गलती तुम्हारे लिए बहुत बुरी चीज़ है। मतलब उसको एक इस तरह से समझाओ कि नहीं आगे तुम ऐसी गलती करते रहोगे तो कल को तुम्हें कुछ भी हो सकता है, दूसरे का नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार से शिक्षक का व्यवहार मित्रतापूर्ण हो, या फिर कहते हैं ना शिक्षक का व्यवहार मित्र की तरह होना चाहिए, या फिर माता पिता की तरह होना चाहिए। मतलब शिक्षक के व्यवहार में एक सहानुभूति, एक वो मतलब कहते हैं उसको क्या कहते हैं, दया भावना, वो सारी चीज होनी चाहिए। व्यवहार अच्छा होना चाहिए और बच्चों में कभी फर्क नहीं करना चाहिए, और सहानुभूति व्यवहार से उसको समझाकर उसकी सहयोग करना चाहिए। तो ये उत्तम शिक्षण की चौथी विशेषता हुई। इसी प्रकार से हम आगे की विशेषताएं पढ़ते हैं। पांचवी विशेषता है सहयोग पर आधारित। पांचवी है सहयोग पर आधारित। सहयोग पर कैसे आधारित होगी? सहयोग का मतलब क्या होता है? जानते हो कि शिक्षक एक विद्यार्थी के लिए बहुत अच्छा सहयोगी होता है। विद्यार्थी कोई समस्या हो शिक्षक को तो सुलझा सकता है, लेकिन जब विद्यार्थी वह शिक्षक को बताएगा तभी तो शिक्षक सुलझाएगा। इसलिए सहयोग कब होगा? जब बालक या विद्यार्थी चाहेगा कि शिक्षक मुझे इस चीज में सहयोग करे, जब बालक उनको बताएगा तभी सहयोग हो सकता है। इसलिए अध्यापक और विद्यार्थी दोनों में सहयोग अनिवार्य है। अगर ये नहीं होगा तो सफल शिक्षण नहीं हो पाएगा। दोनों के सहयोग से ही शिक्षण सफल बनता है। इसलिए सहयोग का होना बहुत जरूरी है। अगर सहयोग ही नहीं है तो बालक कुछ भी नहीं सीख पाएगा। दोनों कहते हैं ना कि विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में ऐसा सामंजस्य होना चाहिए, दोनों एक दूसरे को समझ सकें कि शिक्षक अभी उससे क्या चाहता है और बालक शिक्षक से क्या चाहता है। ये दोनों चीज डिपेंड करती है। तो इसलिए कहते हैं शिक्षक के व्यवहार में सहानुभूति, सहयोग, मित्रतापूर्ण व्यवहार, अपने काफी चीज पढ़ी है शिक्षण की विशेषताओं में। मतलब विद्यार्थी शिक्षक से क्या चाहता है और शिक्षक विद्यार्थी से क्या चाहता है, ये दोनों चीज डिपेंड करती है। इसलिए कहते हैं ना कि शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कि दोनों एक दूसरे से चलते हैं। और क्योंकि शिक्षक के पास अगर विद्यार्थी नहीं होगा तो किसको शिक्षा देगा? नहीं दे सकता। और शिक्षा अगर विद्यार्थी का शिक्षक नहीं है तो बच्चा सीख नहीं सकता। तो इसलिए दोनों ही चीजें जरूरी होती है। इसलिए उत्तम शिक्षण में यही है कि वांछित सूचना मतलब विद्यार्थी को ये बताना कि उसके लिए क्या चीज जरूरी है, क्या नहीं है, अब नए जमाने में क्या हो रहा है, तुम्हें किस चीज का ज्ञान लेना चाहिए, किसका नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीज की सूचना एक विद्यार्थी को होनी चाहिए। इसी के बाद शिक्षण सिखाना। शिक्षण कैसे सिखाओगे बालक को? बालक को बच्चा जब ही सीख सकता है, उत्तेजना उसमें जब ही आएगी और जब उसको
कोई चीज उत्प्रेरित कर देगी उसको, उत्तेजना मतलब अंदर से कोई चीज उसको उत्प्रेरित कर रही है, तत्पर कर रही है सीखने के लिए, मुझे ये सीखना है, ये करना है। तो शिक्षण सिखाना जब ही सिखाएगा बालक को जब उसके अंदर रुचि होगी, और शिक्षक को चाहिए कि बच्चे के अंदर रुचि को उत्पन्न करे। रुचि उत्पन्न हो जाएगी तो बच्चा अपने आप ही सीख जाएगा और अपनी, और शिक्षक को उसकी क्षमता हो जाए। कई बच्चे होते हैं, जैसे आपने देखे हैं, कई बच्चे मानसिक रूप से बहुत कमजोर होते हैं, वो कोई चीज़ को जल्दी से नहीं सीख पाते। तो ये सारी चीज़ क्या होता है, क्लास में बच्चे बैठे हैं सारे, तो कई बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत जल्दी सीख जाते हैं, शिक्षक ने एक बार समझा दिया उनको समझ में आ गया। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं, वो 4 बार भी समझा तो नहीं समझ में आती, वो धीरे धीरे समझ में आती। इसलिए बच्चों को हमेशा क्लास में सारे बच्चों को एक तरीके से ना समझे, ये समझे कि नहीं बालक में सीखने की अलग अलग क्षमता है। तो बालक जिस प्रकार से हमने पता लगा लिया कि बच्चा धीरे से सीखता है, तो उसको डांट टपट कर नहीं, बल्कि प्यार के माध्यम से उसको हर चीज़ को समझाया जाए, और उसके पेरेंट्स को भी घर पे इसको समझाने के लिए कहा जाए, जिससे कि बच्चा सीख सके। इसलिए शिक्षण सीखना सिखाना बहुत जरूरी है। तो ये भी एक विशेषता है। तीसरी विशेषता, चुने हुए तथ्यों का ज्ञान, मतलब बच्चों के लिए क्या चीज़ आवश्यक है, क्या नहीं है, उसके जीवन में कौन सी चीज़ काम आएगी या नहीं आएगी, तो ये सारे तथ्यों को भी चुनना जरूरी होता है। तो चुने हुए तथ्य मतलब कौन सी विधि से बच्चा पढ़ सकता है, कौन सी विधि उसको चाहिए। जैसे मारिया मोंटेसरी ने किंडरगार्टन विधि को दिया था कि बच्चा खेल खेल में सीखता है, खेल खेल में शिक्षा, और वो भी दे दिया बिना बोझ के शिक्षा, काफी शिक्षा नीतियों में बहुत सारी चीज दी हुई है। मतलब तथ्यों को चुनना डोल्टन विधि है, बच्चों को कितनी सारी विधियों के द्वारा माध्यम से सिखाया जाए। मतलब तथ्यों को चुनो जो बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, सही है, और उसके व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं और जिससे उसे सिखा सकते हैं। तो ये सारी चीज चुने हुए तथ्यों में का ज्ञान बालक को देना, ये उत्तम शिक्षण की एक विशेषता। इससे शिक्षण अच्छे से अच्छा बनेगा। और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, शिक्षक का व्यवहार तो आप जानते हो, हर विद्यार्थी यही सोचता है कि नहीं हमारे जो टीचर्स हैं उनका व्यवहार हमारे प्रति बहुत अच्छा हो, वो हमें बहुत प्यार से पढ़ाएं, प्यार से रखें, और हमारे साथ व्यवहार एक मित्रतापूर्ण व्यवहार करें। मतलब ऐसा ना करें कि नहीं पहले गुरु शिष्य वाला जो संबंध था चलता था गुरुकुल वगैरह वो ना हो। और एक शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, सहयोग पैदा हो, यानी एक शिक्षक में सहयोग भी बहुत जरूरी होता है, और सहयोग की भावना हर शिक्षक और विद्यार्थी दोनों में ही होनी चाहिए। तो ये पढ़ 5 पॉइंट हो गए। अब अपन इसी प्रकार छठा पॉइंट पढ़ लेते हैं, पॉइंट वही लिख लेते हैं और आगे साइड में इसको लिख लेते हैं। तो 5वां छठा पॉइंट है अपना प्रजातंत्र। प्रजातंत्र क्या होता है, प्रजातांत्रिक क्या चीज होती है, पढ़ा होगा, पॉलिटिकल काफी पढ़ी होगी, कई 10वीं तक भी प्रजातंत्र को अपन ने बहुत पढ़ा है। तो प्रजातांत्रिक क्या है, प्रजातांत्रिक क्या चीज होती है जिसके अंदर वर्तमान में कौन सा युग है, इसको कहते हैं प्रजातंत्रीय युग। तो कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षण प्रक्रिया में समान अधिकार प्रदान किया जाए। समान अधिकार मतलब उसको सामाजिक और सद्भाव, समानता। प्रजातंत्र में काफी चीज पढ़ी है प्रजातांत्रिक में, जैसे कि क्या क्या होता है, समानता, स्वतंत्रता, ये सारे सब पढ़े हुए हैं प्रजातांत्रिक, जहाँ पे प्रजा का ही शासन हो वो चीज होती है प्रजातांत्रिक। मालूम है प्रजा का शासन, लोकतंत्र पढ़ने पढ़ा है तो वो मतलब जनता के द्वारा किया हुआ शासन ही प्रजातंत्र होता है। तो इसी तरह समानता, स्वतंत्रता और सहयोग की भावना, सारी चीज सामाजिक, सारी चीज इसमें आ जाती है, सहयोग की भावना भी आ जाती है। तो इसमें प्रजातांत्रिक शिक्षण में कैसे विशेषता हो सकती है, क्योंकि अपन अगर स्वतंत्र नहीं है कोई चीज में, अपन के साथ स्वतंत्र नहीं है किसी कार्य को करने के लिए बंधन है, तो अपन नहीं शिक्षण को अच्छा नहीं बना सकते। इसी प्रकार अगर समानता का व्यवहार शिक्षक अपने साथ नहीं करता तो भी अपन इसको सफल नहीं बना सकते। तो इसलिए प्रजातंत्रीय इसलिए है कि प्रजातंत्रीय से ये है कि बच्चा सीखने के लिए शिक्षा का अधिकार मालूम है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मालूम है, अपन के अधिकार है 6 तो अपन ने पढ़ रखे हैं। तो उसी में प्रजातंत्रीय को ये कि बच्चे को हर प्रकार से स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, जिससे वो अपने पक्ष को मजबूत कर सके, अपन को बता सके और अपनी जो भी समस्या है उसको वो कर सके, और अपने व्यवहार और आचरण से क्या करें, अपनी प्रेरणा से इनसे ग्रहण कर सके, मतलब फ्री होके कुछ ना कुछ सीख सके। इस समाज में कहते हैं ना, समाज में ये सारी चीज आती है, समानता, स्वतंत्रता, सहयोग की भावना, सामाजिक व्यवहार, हर इंसान चाहता है हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो, ऐसा हो, कैसा होना चाहिए। तो इसलिए प्रजातंत्रीय इसलिए जरूरी है कि बच्चा इससे फ्री होके कुछ भी सीख सकता है। कक्षा में बच्चा के साथ समान व्यवहार हो, अलग अलग व्यवहार ना हो, बच्चा जो चाहता है तुमसे एक्सपेक्ट करता है कि नहीं सिर्फ शिक्षक का व्यवहार वाली ऐसा होना चाहिए, तो वो सारी चीज भी होना जरूरी है। इसी प्रकार से प्रगतिशील, अगला पॉइंट अपन का
प्रगतिशील, 7वां पॉइंट है प्रगतिशील। प्रगतिशील का मतलब क्या होगा? प्रगतिशील। प्रगतिशील कैसे? हर बालक और हर शिक्षक चाहता है कि मेरा बच्चा जो मैंने पढ़ाया है वो आगे बढ़े, पीछे ना जाए, वो आगे बढ़े, कुछ अच्छा करके दिखाए, जिससे कि उसका नाम रोशन हो, उसके घर वालों का नाम रोशन हो, एक शिक्षक ने पढ़ाया उसका नाम रोशन हो। तो इसलिए प्रगतिशीलता हर कोई चाहता है कि उसने जो पढ़ाया उस ज्ञान को आगे बढ़ाए और अपने कार्य से आगे बढ़ता जाए और किसी ना किसी माध्यम से अपने अनुभवों पर, मतलब प्रगतिशील कैसे होगा? बालक की एक सच्ची शिक्षा उसके निजी अनुभव पर आधारित होती है। कहते हैं ना अपन कि बालक की सच्ची शिक्षा उसके निजी अनुभवों पर आधारित होनी चाहिए। अच्छा शिक्षण बालक के पूर्व अनुभव को ध्यान में रखते हुए नवीन ज्ञान प्रस्तुत करता है। मतलब क्या करता है कि बालक का जो पुराना अनुभव है तो उसको ध्यान में रखते हुए आगे का ज्ञान, तो इसी प्रकार से क्या होगा? उसका शिक्षण क्या बनेगा? प्रगतिशील बनेगा। और प्रगतिशील अगर वो अपने पूर्व ज्ञान जो सीखा हुआ है उस ज्ञान को अगर वो नए ज्ञान से नहीं जोड़ेगा, नया नहीं सीखेगा, तो प्रगतिशील हो जाएगा? वो नहीं हो पाएगा प्रगतिशील। क्योंकि प्रगतिशील होने के लिए उसको पूर्व ज्ञान को क्या करना पड़ेगा? पूर्व ज्ञान को उसको नए ज्ञान के साथ जोड़ना पड़ेगा। पूर्व ज्ञान को अपने अनुभवों से आगे बढ़ाना, से आगे बढ़ाना। आगे कैसे बढ़ाएंगे? अपन मालूम है आगे बढ़ाना कैसे बढ़ाओगे आगे? तो आगे ऐसे बढ़ाएंगे कि मतलब जो अपन ने पहले सीखा है उस ज्ञान को जो आगे होने वाला है, जो हो रही है, उन चीजों से जोड़कर उसमें पहले ही तुम इस चीज को ध्यान रखो कि हाँ ये चीज होगी तो अपना ज्ञान इस जगह का इसमें काम आ जाए, उस ज्ञान को बढ़ाने की जरूरत है। तो जो ज्ञान बढ़ेगा तो वो क्या होगा? प्रगतिशील। मतलब किसके माध्यम से? अपने विचारों और अनुभवों के माध्यम से। तो इसमें लिख सकते हो आप विचारों और अनुभवों के माध्यम से, वे अनुभव से आगे बढ़ाना, मतलब अपने ज्ञान को आगे बढ़ाना, वही है प्रगतिशीलता या प्रगतिशील। अब आगे क्या होगा? और शिक्षण में आप क्या चाहते हो? तो मतलब आगे क्या चाहते हो? गुणकारी योजना। गुणकारी योजना, योजना कौन सी होती है? मतलब कई सरकारी योजनाएं होती है, शिक्षक चला रखी है ना, फ्री शिक्षा होनी चाहिए, ये होना चाहिए, अब नई शिक्षा नीति आ गई है, नई शिक्षा नीति में भी कई चीज बताई जा रही है, अब लागू कब तक हुई है पता नहीं, लेकिन गुणकारी योजना कौन सी है? जो बच्चों के फायदे के लिए हो, मतलब अच्छा शिक्षण देने के लिए सबसे पहले शिक्षण देने की अच्छी योजना बनाना आवश्यक होता है। क्यों होता है? यदि योजना नहीं बनाई जाए तो शिक्षण में क्या पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं, कब पढ़ाएं, तो इसका विचार कहाँ से आएगा? मतलब गुणकारी योजना में क्या है कि बच्चे को कब पढ़ाना है, कब पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं और कौन सी योजनाएं बनाना। तो इसलिए योजना जरूरी है ना कि बच्चों को मतलब कौन सी योजना बच्चों के लिए लाभकारी होगी, कौन सी काम आएगी, बच्चों को कब टाइम में कौन सा चीज पढ़ानी है और क्या पढ़ाना है, ये सारी चीज किस पे डिपेंड करती है? योजनाओं पर। तो गुणकारी योजना कैसे होती है? विद्यालय महाविद्यालय पहले से ही पूर्व में ही पहले ही बच्चे जब एडमिशन होते से पहले बना दिया जाता है कि फर्स्ट क्लास का सिलेबस ये है, सेकंड का ये है, 10th का है, 12th का है, सबका सिलेबस होता है। आपने पढ़ा है सबका अलग अलग सिलेबस होता है, सबका होता है, लेकिन वो सिलेबस क्या होता है? मतलब वो सिलेबस कहाँ से आता है? पहले स्टार्टिंग से जुड़ी हुई चीजों को वो आगे बढ़ाते जाते पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान में आता है वो, तो धीरे धीरे चलता जाता है। और हमको योजना इसलिए बनाई जाती है कि बच्चों को क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है, तो इसलिए योजनाएं जरूरी होती है। क्यों जरूरी होती है? क्योंकि इस ज्ञान से कि प्रश्नों के उत्तर के संबंध में स्पष्ट विचार आ जाए, इसलिए ये योजना बनाना जरूरी होता है। तो और इससे क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन होता है और व्यवहार में सुधार आता है, इसलिए योजनाएं जरूरी होती है। अब अगला है अपन का निर्देशात्मक। तो निर्देशात्मक कैसे होगा? शिक्षा निर्देशात्मक कैसे होगा? निर्देश जानते हो, किसी ने अपन को निर्देश दिया, आदेश दिया, तो वो क्या हो गया? निर्देशात्मक। मतलब एक दिशा निश्चित कर देना, मतलब एक अनुशासन होता है। तो अपन अनुशासन क्यों बनाते हैं? बच्चों कहते हैं ना अनुशासित रहे, क्योंकि बालक काम को एक समय से कर ले, कुछ गुण ग्रहण कर ले। तो ऐसी स्थिति के लिए क्या है? निर्देशात्मक कुछ निर्देश नियम बनाए जाते हैं जिससे बच्चे की शिक्षा अच्छे से हो जाए और बच्चा क्या? अनुशासन सीख जाए। निर्देश इसलिए बनाए जाते हैं अनुशासन में बच्चा रहता है, इसलिए मेन पॉइंट क्या होगा? अनुशासन।
क्योंकि निर्देश नहीं होंगे तो बच्चा अनुशासन में नहीं रहेगा। हर चीज जगह के निर्देश होते हैं, चाहे कहते हैं ना प्राइवेट में हो, चाहे सरकारी में हो, चाहे किसी में हो, सभी के निर्देश होते हैं कि तुम्हें इस टाइम पे आना है तो आना है, ये कार्य करना है, सबके कार्य बटे होते हैं, सब कुछ कर। इसलिए निर्देशात्मक शिक्षण में शिक्षण की विशेषता में निर्देशात्मक एक पॉइंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना तो वैसे भी अधूरा रहेगा। क्योंकि निर्देश नियम कानून नहीं होंगे तो शिक्षा कैसे चलेगी, नहीं होगी। हर चीज में होता है, क्योंकि टाइमिंग भी चाहिए, सिलेबस पूरा कराने का टाइम भी, समय भी निश्चित होता है। और इसके लिए सब क्या होगा, इससे बच्चा क्या करेगा, अनुशासन होगा। तो बच्चा एक कहते हैं ना कठोर अनुशासन रह जाते हैं, कई गलतियां ना करे बच्चे, ये ना करे। लेकिन कठोर के साथ में उसको वैसे भी मतलब एक नॉर्मल भी बनाया जाता है कि कठोर तो इसलिए बनाते हैं बच्चा उसको सख्ती से पालन कर ले, लेकिन बच्चों को ये नहीं है उस अनुशासन से उनको डराना या नहीं करना है। और ये अनुशासन इसलिए जरूरी होता है जिससे बच्चा नियंत्रण में रहे। क्या हुआ, इससे निर्देशों से, अनुशासन से नियंत्रण में रहने के लिए इसलिए निर्देशात्मक बनाए जाते हैं कि निर्देश का पालन करे और बच्चा नियंत्रण में रहेगा। तो बच्चा एक अच्छे से व्यवहार करना सीख जाएगा, सब चीज़ सीख जाएगा, एक सख्ती से पालन किया जाएगा उसके साथ में। तो वो जो गलतियाँ होंगी उन गलतियों को करने से पहले 10 बार सोचेगा। अगर हो ही जाती है तो उसमें वो देखेगा तो वो ऐसी गलती नहीं करेगा जो माफी के लायक ना हो। तो इसलिए ये भी बहुत जरूरी होता है। अब अगला पॉइंट है अपन का निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। मतलब निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण क्या होगा, मतलब जिस शिक्षण में इसमें कि बच्चे की क्षमता और मतलब एक निदान करके उसका उपचार करना। बच्चे को कोई चीज नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, पहले तो उसको निदान करेंगे, समझाएंगे और फिर उसका कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढेंगे। तो ये क्या हो गया, निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण। ये 10 पॉइंट आपके हो चुके हैं, लेकिन आप निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण को अपन समझ लेते हैं कि आज हम क्या कर रहे हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के द्वारा बालक की योग्यता और क्षमताओं का पता लगाते हैं। होती है ना, अपन एग्जाम देने जाते हैं तो वस्तुनिष्ठ पेपर ही तो वो उसमें फिल करते हैं, ए वे से दे क्या होगा वो सब फिल करते हैं, गोले काले करते हैं। तो ये क्या है, तो इसमें कितनी जब क्या हो जाता है, इसमें जल्दी से अपन एक रिजल्ट जल्दी से आ जाता है। तो ये क्या हो गया, निदानात्मक बना सकते हैं। इसी प्रकार से व्यक्तिगत भिन्नता, शिक्षण की नवीन पद्धतियाँ तथा कई कारण ऐसे हैं जिनसे शिक्षण का उपचारात्मक बना सकते हैं। अपन कैसे बना सकते हैं कि नवीन पद्धति उससे मतलब उसको सिखाने के नई नई चीजों को बताएं और उसको एक बालक की संतुष्टि प्रदान हो जिससे। तो इस प्रकार से शिक्षण में निदानात्मक और ये उपचारात्मक शिक्षण जरूरी होता है। तो ये भी एक इसकी विशेषता है। और क्या होना चाहिए भाई, इसमें काफी चीजें हैं, अपने समायोजन है, प्रेरणा है, क्रियाशीलता है, तो कई चीज है। तो लेकिन निदानात्मक ये कि बालक की समस्या को मतलब एक शिक्षक बालक की समस्याओं को अच्छे से समझाए और उसको समझा के उसका उपचार ढूंढे। मतलब अपन कहते हैं ना, एक मरीज आया, पहले मरीज को डॉक्टर क्या करेगा, पहले चेक करता है, फिर रिपोर्ट है। तो निदान कैसे करता है कि डॉक्टर ने उसको समझाया, पहले उसको देखा, तो ये तो निदान में आ गया कि उसकी जांचें वगैरह कर रहे हैं। तो उपचार कब करेगा, तो उसकी रिपोर्ट वगैरह आ रही है कि उसको ये बीमारी है और उसका उपचार कब करना है, तो वो उपचार करेगा। इसी प्रकार से पहले बच्चे के पास हम उनकी क्या करेंगे, अपन विद्यालय वगैरह में बच्चे की समस्या है, पहले उस समस्या को अपन सुनेंगे, उस समस्या का पता लगाएंगे। तो समस्या पता लगाने क्या सोचेंगे अपन, उसको उसका उपचार करेंगे, मतलब उसकी समस्या कैसे सुलझ सकती है, कैसे नहीं सुलझेगी, उसका आगे अपन सोचेंगे कि हाँ इसके माध्यम से इसका ये उपचार हो सकता है। जैसे कि मरीज को कहते हैं ना अपन कि मरीज का उपचार ऐसे हो जाएगा, मतलब मरीज को ये दवाई दे देंगे, बीपी वाला है तो उसको बीपी हाई हो रहा है या लो हो रहा है तो उसको वो टैबलेट दे देंगे। कई कहते हैं कॉफी पिला दो, कुछ कहते हैं कोई नमक शक्कर का पानी पिला दो। तो इस प्रकार से क्या ढूंढते हैं, उसका अपन उपचार ढूंढते हैं कि इससे इसका उपचार हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों की समस्या का पहले समझना है और फिर उसको समझाना है, तो बच्चा इससे क्या होगा, जल्दी से उस चीज को समझ जाएगा। तो ये सब क्या होगा, अपन के शिक्षण की विशेषताएं ये सारी अपन की है। तो अपन और इसमें और अच्छे से देख लेते हैं, मतलब 10 पॉइंट को अगर इसमें चाहो तो भी अपन दूसरा नए पॉइंट जोड़ सकते हैं। जैसे क्रियाशीलता जोड़ सकते हैं, तैयारी का साधन जोड़ सकते हैं, समायोजन जोड़ सकते हैं और संतुष्टि प्रदान करने वाले साधन जोड़ सकते हैं, प्रेरणा प्रदान करने वाले जोड़ सकते हैं। कई पॉइंट जोड़ सकते हैं। मोस्ट पॉइंट तुम्हारे 10 थे, 10 पॉइंट है तुम्हारे बाद में सूचना देना। मतलब एक शिक्षक को चाहिए कि विद्यार्थी को सभी प्रकार की सूचनाएं दे, उसको समझाए, जो उसकी काम आए, आगे तरक्की में काम आए, उसके लिए सूचनाएं प्रदान हो।
दूसरा है शिक्षण सिखाना है। तीसरा पॉइंट था चुने हुए तथ्यों का ज्ञान। चौथा था सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। पांचवा है सहयोग पर आधारित और छठा पॉइंट था प्रजातंत्रीय। सातवां था प्रगतिशील और आठवां था गुणकारी योजना और नौवां है निर्देशात्मक और 10वां है निदानात्मक या उपचारात्मक शिक्षण। मतलब ये 10 पॉइंट मेन है और इसमें अगर तुम जोड़ना चाहते हो इसमें और पॉइंट बढ़ाना चाहते हो तो कई पॉइंट हैं, जैसे कि क्रियाशीलता, सहानुभूति, प्रेरणा प्रदान करना, उत्तम शिक्षण के साधन, ये सारी चीजों को आप इसमें और जोड़ सकते हो। और अपन ये 10 पॉइंट मेन थे जो अपन ने पढ़ लिए हैं और ये पॉइंट किसने दिए थे? योकम एम सिम्पसन ने अपनी पुस्तक मॉडर्न एंड टेक्निक एंड टीचिंग में दिए थे। इस वजह से अब अपन ये सारा टॉपिक क्लियर हो चुका है और समस्या हो तो आप इसको बता सकते हो। और अपन ने इस टॉपिक आज पूरा कर लिया तो शिक्षण की उत्तम विशेषताएं अपन पढ़ चुके हैं या फिर अच्छे शिक्षण की विशेषता पढ़ चुके हैं कि ये सारी चीजों को एक शिक्षक ध्यान में रखेगा तो उत्तम शिक्षण कर सकता है, शिक्षण को और अच्छा बना सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि शिक्षक और शिक्षण दोनों विद्यार्थी दोनों इस मिलके इसको सफल बनाएं।